छांटे में चली गई तो वो स्टेज 2 हो जाता है। Okay. अगर किसी और जगह चला गया तो स्टेज Stage 3 3 हो हो जाएगा, जाएगा। अगर उसका साइज बढ़ गया हो, या अगर बाई चांस किसी और डिस्टेंट ऑर्गन में चला गया हो, लिवर में चला जाए या बोन्स में चला जाए या फेफड़े में चला जाए, वो स्टेज 4 हो जाता है। ब्रेन में क्योंकि वो कहीं जाता नहीं है तो इसलिए उसको स्टेज नहीं बोलते, लेकिन उसके ग्रेड्स होते हैं, जो ग्रेड 1, 2, 3 और 4। ग्रेड 1 के जो ट्यूमर्स होते हैं वो बड़े अच्छे किस्म के ट्यूमर होते हैं। उसमें हमारे हॉस्पिटल में भी और कई जगह वर्ल्ड में क्योर का मतलब है पूरी उम्र तक नॉर्मल ज़िंदगी रहना, 70, 80, 90 साल जो भी हैं, वो करीब करीब 90% लोगों में हम उनको क्योर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाएंगे उनका क्योर रेट कई परसेंट, कई फीसदी से कम होता रहता है। और जो सबसे खतरनाक किस्म का ब्रेन ट्यूमर होता है वो चौथे ग्रेड का ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसको बोलते हैं ग्लायोब्लास्टोमा या ग्लायोमा। एक कॉमन ट्यूमर होता है ब्रेन में। वो ग्लायोब्लास्टोमा एक सबसे खतरनाक कैंसर्स में माना जाता है, खाली ब्रेन में ही नहीं, हर शरीर के जितने भी कैंसर्स में होते हैं उसका क्योर रेट बहुत ही कम है पूरे विश्व में। उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च और हमने भी काफ़ी काम किया है, सब लोगों उस पर जुड़े हुए हैं ताकि उसका क्योर कर सके। तो वो भी कहीं जाता नहीं है और बॉडी में, वो भी ब्रेन में ही रहता है, लेकिन उसका क्योर नहीं कर सकते। उसका अगर आप 100 मरीज़ लें और उसका एवरेज सर्वाइवल निकालें, वो करीब सिर्फ 1.5-2 साल के दरमियान रहता है। तो वो आप स्पेक्ट्रम देखिए कि ब्रेन ट्यूमर्स का, कि एक जो पूरी उम्र निकल जाए जहाँ कुछ है ही नहीं, और दूसरा अगर ग्लायोब्लास्टोमा हो गया तो उसका सर्वाइवल सिर्फ 1-1.5 साल के लिए। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है इसमें बड़ी फैसिनेटिंग, कई जो अदर कैंसर्स होते हैं हमारे शरीर के, अगेन मैं ब्रेस्ट कैंसर के एग्जांपल देता हूँ, वो हमको मालूम है कि वो किस एज ग्रुप में होती है। वो करीब आजकल थोड़ा यंगर एज में भी आना शुरू हो गया, लेकिन अमूमन 40, 45, 50, 55, 60 साल में होती है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए मुंह और गले का कैंसर, जो हमारे देश में सबसे नंबर 1 कैंसर माना जाता है, क्योंकि गुटखा पान वगैरह स्मोकिंग की वजह से, उसकी भी एक प्रोफाइल होती है हमारे जहन में कि किस टाइप का मरीज़ होगा। लेकिन ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर भी अगर कुछ हद तक माने, वो इस किस्म का कैंसर है जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो इन्फेंट हो, बच्चा हो, उनमें और बड़ों में, फिर एडोलिसेंट्स में, फिर यंग एज में, मिडिल एज में, लेट एज में और वेरी ओल्ड में, कोई भी एक एज ऐसी नहीं है जिसमें ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता। तो आपका जो ट्रीटमेंट है और आपकी जो फोकस है और आपने कैसे अपनी स्ट्रेटजी, इट्स अ वॉर, इट्स अ बैटल, वो कैसे अडॉप्ट करनी है, वो हर पे डिपेंड करती है, ताकि उसका एज कैसी है, कैसे डिटेक्शन हुआ और कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट आप उसको इस्तेमाल करें ताकि उनका क्योर रेट भी अच्छा रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहे। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि इन्फेंट्स तक से हर एक एज ग्रुप में हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक रीजंस भी होते होंगे फिर इसमें? कुछ हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं ब्रेन के जो थोड़ा सा जेनेटिक रिस्क रहता है उनमें। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं, लेकिन वो उसकी मात्रा सिर्फ 1 या 2% के से ज़्यादा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 98 और 99% जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो किसी को भी हो सकते हैं। वो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो ऐसे में साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी को है ब्रेन ट्यूमर? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है अगेन, क्योंकि ये हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कई दफ़ा हमारे देश में पर्टिकुलरली, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, जागरूकता इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये हम सब का इसमें चेष्टा रहनी चाहिए, मीडिया से, डॉक्टर्स की, फिजिशियन से। आप तो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, काफ़ी रिसर्चेस, मतलब काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं। इनफैक्ट अगर बात की जाए, आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े हैं, तो आपके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है ऐसे पेशेंट्स का, तो उनमें ही किस तरह के साइंस सिम्टम्स आप पाते हैं? तो साइंस एंड सिम्टम्स ज़्यादातर ब्रेन के ऐसे रहते हैं। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो एक वाहिद ऑर्गन है ऐसा, जो एक स्कल बोन में, एक हड्डी की तरह मान लीजिए आप, उसके अंदर जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो तो है ही खैर, लेकिन हार्ट का जो आप देखेंगे जो स्केलेटन है, फिर भी वो पूरा हड्डी बॉक्स की तरह नहीं है, उसमें रिब्स हैं लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन यहाँ कोई स्पेस नहीं है। तो वो ऊपर वाले एक जो एवोल्यूशन के हिसाब से ऐसे है कि अगर थोड़ी सी भी वहाँ प्रॉब्लम हो जो सिम्टम की तरह हो, उसमें सिम्टम आना चाहिए। तो ज़्यादातर सिम्टम ब्रेन ट्यूमर्स वो वाले करते हैं कि वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। ब्रेन अगेन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 मिलीमीटर ऑफ ब्रेन में कोई ना कोई फंक्शन होता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्पीच का, विजन का, देखने का, सुनने का, स्मेल का,
मैं अपनी मूवमेंट्स कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ लाइट है, मुझे ये भी आइडिया है कि यहाँ कैमरामैन है। तो ये पूरे जो फैकल्टीज हैं, तो वो पूरे ऑब्जर्वेंस, हाँ, ये दैट इज व्हाट इट्स सुपर कंप्यूटर। आपने बिल्कुल करेक्ट वर्ड, मैं कहता हूँ सुपर से सुपर कंप्यूटर। तो अगर कोई भी हिस्सा जहाँ पर एक नई ग्रोथ हो जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, वो कुछ ना कुछ सिम्टम करेगा। बिल्कुल सिम्टम्स। अब क्या, मिसाल के तौर पर अगर आपका ट्यूमर मान लीजिए लेफ्ट साइड में है इस जगह पर, तो ब्रेन में एक ऐसी चीज़ होती है जनरली स्पीकिंग, अगर लेफ्ट साइड का ट्यूमर हो उसका सिम्टम हमेशा राइट साइड आएगा, उल्टा होता है हमेशा, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। अगर एक एरिया है जिसको बोलते हैं मोटर कॉर्टेक्स, तो वो मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर वहाँ कोई गांठ है, नई गांठ जो नहीं होनी चाहिए थी, या ट्यूमर है, या कोई वहाँ पर नई ग्रोथ है, तो आपका राइट साइड में कोई झुंझुनाहट हो सकती है हल्की सी, उसमें ऐसे लगेंगे पिन्स एंड नीडल्स हैं, या कुछ पैरालिसिस जैसे स्ट्रोक टाइप का सिम्टम भी आ सकता है, या वीकनेस आ सकती है, चलने में दिक्कत आ सकती है। हेडेक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है, क्योंकि कोई स्पेस नहीं है ग्रो करने के लिए, तो वहाँ ब्रेन के अंदर प्रेशर जमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल मीन्स क्रेनियम, ब्रेन का जो हिस्सा होता है, और प्रेशर। तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है तो पेशेंट को हेडेक होना शुरू हो जाता है। लेकिन हेडेक बड़ा कॉमन सिम्टम है हमारे जनरली। हेडेक हर किसी को कभी ना कभी होता रहता है। तो इसका हेडेक कुछ स्पेशल थोड़ा, हाँ, इसका हेडेक क्या होता है, ज़्यादातर परसिस्टेंट रहता है, हमेशा रहता है, और बड़ा कभी कभी जब काफ़ी प्रेशर जमा हो जाए तो काफ़ी हेडेक होता है, और उसके साथ एसोसिएशन नॉशिया और वॉमिटिंग्स होना शुरू हो जाती है पेशेंट्स को। और फोकल सिम्टम, जो हिस्सा ब्रेन का जहाँ पर हो वैसे वैसे टाइप के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए ट्यूमर उस जगह पर है जो आँख की नस के पास है, तो वहाँ विजन की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बच्चों में हमने देखा है, और वहाँ पर डिले ऑफ डायग्नोसिस हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपको, क्योंकि माइग्रेन जो है उसके भी कुछ सिम्टम्स ऐसे ही रहते हैं कि हेडेक के साथ वॉमिटिंग आना, या एक आई साइट, एक आंख में प्रॉब्लम होना, ब्लॉकेज होना, उसके तो बड़े सटल फीचर्स होते हैं। क्या माइग्रेन भी फाइनल स्टेज में ट्यूमर? नहीं, माइग्रेन वॉस्कुलर हेडेक होता है, जिसमें जो नसें होती हैं खून की, ब्लड की, उसमें अगर थोड़ा सा स्पैज़म हो जाए, जैसे इसमें दब जाए, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उस एरिया में, तो हेडेक हो जाता है। लेकिन जो ट्यूमर की हेडेक होती है वो प्रेशर की वजह से, उसको बोलते हैं प्रेशर हेडेक्स, बड़े परसिस्टेंट यहाँ पे रहते हैं, अलग किस्म के हेडेक्स होते हैं उसमें। और खाली हेडेक नहीं, कई और सिम्टम भी हो सकते हैं। अगर कॉर्टिकल ट्यूमर हो, जो ब्रेन के बाहर वाले हिस्से में ट्यूमर हो, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बड़ी ज़्यादा आती है, उसमें झटके आना शुरू हो जाते हैं, मतलब सीजर्स, दौरा जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, या सीजर्स बोलते हैं, या कन्वल्शन बोलते हैं। तो वो भी कई किस्म के होते हैं। अगर जिसको बड़ा दौरा आ जाए, ग्रैंड माल सीजर जिसको बोलते हैं, तो उसमें पेशेंट बेहोश हो सकता है, उसमें जाग आ जाती है कई दफ़ा, आपने कई दफ़ा देखा होगा। बच्चों में हालांकि कन्वल्शन जो होते हैं वो नॉर्मल इंसान में भी, वो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। लेकिन अगर मिडिल एज से ऊपर हो कोई कन्वल्शन, उसका स्कैन ज़रूर करवाना चाहिए। और ये हमने कई दफ़ा देखा है, डिले होता रहता है, कई दफ़ा कई साल तक पेशेंट एंटी सीजर मेडिकेशन लेता रहता है, दवाई लेता रहता है, लेकिन एक्चुअली उसकी बुनियादी कॉज क्या है वो मालूम नहीं पड़ता। और उस स्टेज में आता है जब तक ट्यूमर काफ़ी बढ़ गया हो, और पर्टिकुलरली लो ग्रेड के जो ट्यूमर्स होते हैं वो हल्के बड़े आस्ता आस्ता ग्रो करते हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब थोड़े ट्रीटमेंट्स के लिए भी बता दें, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? हाँ, और बच्चों में एक लास्ट बोलना चाहूँगा, बच्चों के जो अलग किस्म के ट्यूमर तो ज़्यादातर पीछे होते हैं, बैक ऑफ द हेड में। और उसका जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है, उसमें एक वॉमिटिंग्स आती हैं। ये कल भी मुझे कुछ बच्चों के डॉक्टर्स ने सवाल पूछा, हमारा जो मीटिंग क्योंकि बच्चों में काफ़ी डिटेक्ट हो रहा है। हाँ, मैं बच्चों के बारे में और थोड़ा सा बात इसलिए करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों के ट्यूमर्स में उसमें एटेक्सिया हो सकता है, उसमें इम्बैलेंस हो सकता है, और दिखाई देने में कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है। कई दफ़ा हमने देखा है कि टीचर्स, उसको ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं है, और हमारी वो सेंसिटिविटी नहीं रहती पेरेंट्स की, हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है। या फिर अगर डॉक्टर के पास गए भी तो डॉक्टर पहले उसको पहले वॉमिटिंग्स की टैबलेट देता रहता है, या कुछ और नहीं, वो दिमाग में नहीं आता, काफ़ी परेशानी आती है। हाँ, तो इसमें कोलैबोरेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। स्कैन सही किस्म का होना चाहिए। कुछ लोग सीधा एक सीटी स्कैन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेन सीटी स्कैन। ज़्यादातर एमआरआई करना चाहिए, एमआरआई सीटी स्कैन से ज़्यादा अच्छा होता है। और उसमें कंट्रास्ट का एक इंजेक्शन देना चाहिए, जिसको बोलते हैं कंट्रास्ट। उसमें बल्कि हल्के फुल्के ज़्यादा थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमने देखा है पूरे देश में और कई डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एक प्लेन सीटी स्कैन कर देते हैं और एक फॉल्स हमको एश्योरेंस मिल जाती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि एक्चुअली वहाँ एमआरआई स्कैन, वो भी कंट्रास्ट के साथ, और वो और सेफ है, उसमें कोई रेडिएशन नहीं होता, जैसे सीटी स्कैन में फिर भी रेडिएशन होता है। तो वो बड़ा ज़रूरी है
वो करवाना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। आपने बच्चों के ट्यूमर का जिक्र किया तो उसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े मैं बताना चाहूँगा। बच्चों के जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो बच्चों के जो कैंसर्स होते हैं वो सेकंड कॉमनेस्ट होता है। सबसे कॉमनेस्ट होता है ल्यूकीमिया, जो ब्लड कैंसर होता है। सेकंड नंबर पे जो बच्चों के ट्यूमर होते हैं वो ब्रेन में होते हैं। और मेरी जो अपनी की प्रैक्टिस है, मेरा ज़्यादा फोकस और रिसर्च बच्चों के ही ब्रेन ट्यूमर्स में है। उसका एक रीज़न ये है कि अगर आपने बच्चे का ब्रेन ट्यूमर अच्छी तरह से डायग्नोज किया और सही टाइम पे अच्छी किस्म का इलाज किया तो आप 70 से 80